ओके गाइस, हम लोग ने ये देख लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर से फ़र्क पड़ता है और ईबीआईटी से ईपीएस तक की जर्नी हमने करी थी। तो अगर नहीं देखा है तो वापस से जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर का, और फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ उन थियरीज के बारे में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग ने लिखी है, जिन्होंने लिखी है कैपिटल स्ट्रक्चर पे थियरीज। थियरीज मतलब कॉन्सेप्ट लिखा है, उनके हिसाब से उन्होंने अपना दिमाग लगा के बोला है। दो थियरीज आई हैं। पहली थियरी जो है वो बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर सी एस मैटर्स। इसका मतलब है कि सी एस अफेक्ट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ये थियरी फॉरेन की है, तो वहां पर कंपनी जगह समटाइम दे यूज द वर्ड कॉल्ड फर्म, बिकॉज वहां पे फर्म एंड कंपनी इज वन एंड द सेम थिंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स में एक थियरी बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई टोटल वैल्यूएशन जो होता है उसका अफेक्ट करता है। नाउ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई टेल यू व्हाट इज मार्केट वैल्यू। सिंपली मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट, जो आप इक्विटी शेयर्स निकालते हो, पता है इक्विटी शेयर्स, सॉरी ईपीएस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रुक जाओ, मार्केट प्राइस निकालोगे इक्विटी शेयर का, मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, मतलब उसका जो भी नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मार्केट प्राइस से, उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। मतलब वो कंपनी कितने में बिकेगी तो उसको बोलते हैं। फिलहाल इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दूसरी कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज क्या बोलती है, दूसरा वाला जो बोलता है वो बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर। ओ हो, ये क्या बोल गया ये बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है सी एस डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी और फर्म, ऐसा बोलता है। मतलब इसके हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो। तो ये दोनों जो बोलते हैं एक अजम्पशंस पे बोलते हैं। अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे बोल सकता है, कोई ऐसे बोल रहा है कोई वैसे बोल रहा है। भाई ये थियरीज है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लोग ने बोली है, तो अपन ने दिमाग नहीं लगाना है। एक बोलता है मैटर, एक बोलता है डजंट मैटर। अपने को ये थियरी सीखनी है, ठीक है। अब ये थियरी शुरू करने से पहले आपको कुछ अजम्पशंस बता देता हूँ। मार्केट में टैक्स रेट नहीं है, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, दो ही टाइप के फंड्स अवेलेबल है, डेट एंड इक्विटी। उसके ऊपर पूरी थियरी बनी है। सो मैं आपको थियरी को समझाने का कोशिश करता हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए आप। अब हमको तो पता है मार्केट वैल्यू मतलब टोटल कैपिटल, उसी को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। टोटल कैपिटल इज मार्केट वैल्यू। अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका ईबीआईटी है से 20,000 रुपए, ओके, एंड इट पेज इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट कितना पे करता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करता है। सो 1 लाख पे 10% अगर पे करेगा तो कितना आएगा, 10,000। सो ईबीटी, और यही हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज टैक्स रेट कम नहीं है इकोनॉमी में, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो पूरा पैसा जो जाएगा इक्विटी को जाएगा। दैट कम्स टू 10,000। डिड यू सी दैट? दिस इज वैल्यू ऑफ डेट। डेट का पूरा डेट पूरी कंपनी में 1 लाख रुपीज का डेट है, जिसके ऊपर हम लोग जो पे कर रहे हैं दैट इज केडी, दैट वी आर पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब आप सोचो, बताओ, इस कंपनी में हमको वैल्यूएशन करना है, इस कंपनी का वैल्यू निकालना है मुझे। तो एक चीज समझने का कोशिश करो, ये जो 10,000 आपने पे किया, इसको टेक्निकली वी विल चेंज द वर्ड,
इसको बोलेंगे NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और इसको बोलेंगे NI, नेट इनकम। NOI EBIT को बोलेंगे, NI अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर को बोलेंगे। अब अगर मुझे जानना है कि वैल्यू कितना है ऑफ फर्म, इस कंपनी का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, देन मुझे दो वैल्यूज लगेंगे, एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, दूसरा लगेगा वैल्यू ऑफ डेट, बिकॉज दो ही टाइप के कैपिटल है। एक वैल्यू मतलब इक्विटी कैपिटल लगेगा और डेट कैपिटल लगेगा। मेरे हिसाब से मुझे डेट कैपिटल पता है, इट इज 1 लाख रुपीज, तभी तो उस पर 10% हमने पे करा ना, 10% पे किया, तो मुझे डेट कैपिटल पता है, मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में मान लेते हैं आपको दिया हुआ है के, एक 20%, इसका क्या मतलब है सोच के बताओ। के इज 20%, इसका मतलब रिटर्न बाय इक्विटी इज 20%। अब आप एक समझने का कोशिश करो, इफ इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हो उसके ऊपर अगर आपको 20% रिटर्न चाहिए, तो कैन आई से दिस विल बी योर रिटर्न? सिंपल है ना। सो कैन आई से इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ये है और ये 20% उसका के ही है। रिटर्न मतलब आपको क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है ना भाई, ये जो एनआई है यही रिटर्न है ना। एनआई मतलब कितना मिल रहा है आपको, 10,000 मिल रहा है। सो बाय इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग से एनआई। जरा इस इक्वेशन को देखो, वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब इतना इन्वेस्टमेंट किया मैंने, इट इज माई कैपिटल, आई एम गोइंग टू अर्न 20%, सो हाउ मच आई एम गेटिंग 10,000। सो लेट्स से if you are getting 10,000 and you wanted 20%, so can I calculate value of equity? So value of equity is simply 10,000 divided by 20% comes to how much? 10,000 divided by 20% comes to 50,000 rupees. ये हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। आ जाओ ऊपर, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया तेरा 50,000, टोटल पूरे फर्म का वैल्यू कितना होगा? सो इट विल बी 1,50,000 रुपीज। ये निकाल लिया मैंने वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ये थियरी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने अभी तक थियरी नहीं समझाई, मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताया कि कैसे मैंने वैल्यू ऑफ फर्म निकाला। वैल्यू ऑफ डेट मुझे दिया था, उसके दम पे मैंने कैलकुलेशन करके ये किया है। ओके, अब आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, थोड़ा इधर जगह बना देते हैं। आपको मैंने जो एग्जाम्पल अभी लिया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ डेट पहले से पता था, विच वॉज 1 लाख, और इसका रेट भी पता था, के डी वॉज 10%, इनको 10% चाहिए, इंटरेस्ट रेट वॉज 10%, एंड के ई आपको पता था विच वॉज 20%, और आपने अप्रोच यूज किया एंड यू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन था। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, scenario 1. What will happen if I change the scenario? Pay attention, I'm changing the scenario. What would be value of firm, जिसको शॉर्टकट में VF बोलते हैं, if debt is reduced to 50,000? मतलब 1 लाख विल बिकम 50,000, ऐसा मैंने किया, आई रिड्यूस्ड, चेंज कर दिया। तो क्या मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर बदल दिया? डेफिनेटली बदल दिया। मैंने डेट को कम कर दिया तो कैपिटल स्ट्रक्चर बदल गया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से क्या वैल्यू ऑफ फर्म मतलब टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी चेंज होगा, वो देखना है। चलो, रेट जो था वही रहेगा 10%, एट द रेट 10% ओनली, उसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। चलो बताओ EBIT कितना रहेगा?
याद रखना EBIT डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो जो अपना इन्वेस्टमेंट है असेट में वो उतना ही रहेगा। दिस कैपिटल स्ट्रक्चर इधर उधर कर रहा हूं मैं। सो माई इन्वेस्टमेंट EBIT इज सेम 20,000, तो दिस इज माई ROI। आप इसको ROI बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काइंड ऑफ रिटर्न। सो ये मेरा 20,000 ही रखा है मैंने। आ जाओ, चलो सोच के बताओ हाउ मच इंटरेस्ट अब मैं पे करूंगा। अब तो 50,000 हो गया है वैल्यू ऑफ डेट, जिस पे 10% देना है, तो 5,000 रुपया जाएगा सिर्फ। 15,000 विल बी फॉर EBT, या आप उसको क्या बोल सकते हो, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने आपको नए वर्ड्स नाम बताए थे, इनके नए नाम क्या बताए थे, NOI एंड NI। चलो अब सोच के बताओ मुझे जरा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालूं। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इनटू KE इज इक्वल टू NI। अरे वही रे, इन्वेस्टमेंट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय KE and NI। NI is 15,000, KE is 20% value of equity, so value of equity will be 15,000 divided by 20% comes to 75,000 इस बार आया। दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो बताओ वैल्यू ऑफ फर्म कितना। वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। इक्विटी 75,000 और डेट कितना है इस बार 50,000 है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा। सो वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 75,000 प्लस 50,000, 1,25,000 आया। बोलने का मतलब ये है, द समरी which you got from here is when value of debt was 1 lakh, तब वैल्यू ऑफ इक्विटी जो था 50,000 था इन माई केस 1। केस 2, जब इसको चेंज करके मैंने 50,000 किया, तब ये चेंज होके 75,000 हो गया। उस वजह से वैल्यू ऑफ फर्म में चेंजेस आया है। पहले 1,50,000 था, अभी 1,25,000। तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ा, तो आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स, इट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म। ये मैंने आपको थियरी समझाई, ये मैंने आपको जो भी थियरी समझाई, इट इज फर्स्ट पार्ट कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स, वो पूरा समझा है। देखो यहाँ पे, तो इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको वापस समझाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर वाली थियरी। तो ये अभी जो आपने सीखा, इसमें मैं एक और पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। लिखने के बाद, अभी लिख लिया आपने, अब सुनो। अब मैंने निकाला था वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर मुझे निकालना है, मान लेते हैं टोटल KO, KO निकालना है तो दो तरीके हैं KO निकालने के। एक जो आपने वेटेड एवरेज सीखा है वो वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका वो है कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली अपने को पता है 20,000 वी आर अर्निंग ऑन टोटल वैल्यूएशन ऑफ 1,50,000। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनियो। मैं ये कह रहा हूं कि KO निकालना है मुझे। तो KO मतलब क्या होता है, दैट इज टोटल फर्म पे, वैल्यू ऑफ फर्म पे कितना रिटर्न मिला, तो उसको KO बोलेंगे। तो जैसे वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 1,50,000 है, तो इसका और इसका दोनों का रिटर्न तो 20,000 है।
So 20,000 divided by 1,50,000 comes to 13.33% is your KO. अब यही KO मुझे यहाँ निकालना है. से फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कैलकुलेट KO हियर, सो KO का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे आपने कितना रिटर्न कमाया. रिटर्न का मतलब EBIT हो गया यहाँ पे. सो 1,25,000 इज टोटल वैल्यू. वी अर्न 20,000 ऑन दैट. टोटल 1,25,000. So here we earned 16%. KO निकालने का अपने पास वेटेड एवरेज का फंडा है. अगर आप वेटेड एवरेज भी करते तो भी यही आंसर आता बेटा, क्योंकि आप वेट्स लेते. और वेट्स कैसे लेते? 75,000 डिवाइड बाय 1,25,000 एंड KE मल्टीप्लाई करते हैं. 50,000 डिवाइड बाय 1,25,000 एंड KD मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी 16% ही आता. दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट द KO. यहीं पर लागू होता है, कहीं और मत करना, यहीं पे कर सकते हैं. सो KO भी मैंने निकाल लिया. ठीक है, तो जस्ट आई कैलकुलेटेड KO फॉर यू गाइस. तो KO अलग अलग आया दोनों का. तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स की जो थियरी लिखी है मैंने, उसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं. जो इन्फॉर्मेशन मैं वो ऐड कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनियो. KE क्वेश्चन में दिया था 20% एंड 20%. KO जब मैंने निकाला तो 13.33% एंड 16%. अभी जस्ट कैलकुलेट किया मैंने. ठीक है, इसको भी लिख लीजिए. तो ये KO यहाँ पे, इसका भी KO यहाँ पे एंड टोटल KO ये रहा.